60% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग है वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2 तारीख को यानी कि महात्मा गांधी के जयंती के दिन बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की, जबकि महात्मा गांधी जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। तो यह बात तो तय है कि जिन्होंने यह जनगणना करवाई है और जिन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है ये गांधीवादी नहीं, ये जातिवादी। अच्छा, जाति की जनगणना सबसे पहले बिहार में हुई। अगर किसी दूसरे राज्य में होती तो शायद यह प्रबुद्ध जनों को चौंका सकता था, आम लोगों को अचंभित कर सकता था। लेकिन जाति की जनगणना सबसे पहले बिहार में हुई है, जो कि इसका होना स्वाभाविक था, क्योंकि बिहार में ही जाति ही सर्वोपरि है और सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा। विकास तो कभी किसी पार्टी के एजेंडे में रहा ही नहीं, तभी तो बिहार की मेधा अन्य राज्यों में अवसर तलाशती। बिहार के श्रमिक दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो ना तो बिहार का दुर्भाग्य पीछा छोड़ रहा है और ना ही जातिवाद। यदि कहा जाए कि जातिवाद ही बिहार की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार विगत 3 दशकों से जातिवाद के रथ पर सवार होकर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में विकास का रथ बैक गियर में चल रहा है। 80 के दशक की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य भी बिहार के साथ साथ बीमारू राज्यों की गिनती में आते थे। अब भले ही पिछले 4 दशकों में ये सभी राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर हो चुके हों, लेकिन बिहार जाति की गिनती करवाकर देश में प्रथम आया है और यह उपलब्धि नहीं तो और क्या है। और अच्छा, इस उपलब्धि का श्रेय केवल और केवल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को जाता है, जो भले ही वर्षों तक एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन इस विषय पर दोनों के विचार एक है। और क्यों एक है? क्योंकि इन दोनों की संपूर्ण राजनीति जातिवाद के ही इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, केवल इन्हीं का दोष नहीं है, बिहार की जनता के प्राथमिकता सूची में भी विकास नहीं बल्कि अपनी जाति है। और इसलिए सभी राजनेता घूम फिरकर सामाजिक न्याय की चाशनी में केवल जातिवाद का बूंदिया झाड़ते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार सरकार में शामिल तमाम दलों का यह कहना था कि जातीय जनगणना सामाजिक वर्गों की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को जानने के लिए किया जा रहा है। खास तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या जो योजनाएं आएंगी उनका लाभ उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। तो अब सवाल है कि बिहार सरकार किसे ठगने का प्रयास कर रही है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, या यूं कहें कि लालू यादव किसे ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 18 सालों से नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उससे पहले राजद की सरकार थी, यानी कुल मिलाकर 33 सालों से बिहार में पिछड़ों की सरकार है। 33 सालों से अगर किसी राज्य में समाज विशेष की सरकार हो और फिर भी वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में पिछड़ा हुआ हो तो सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? जाति के नाम पर और जाति विशेष की राजनीति करने वालों से, 7 दशकों तक केंद्र में रहने वाली कांग्रेस से, या फिर इस पिछड़ेपन के लिए भी जुम्मा 4 दिन पहले आई भाजपा की सरकार जिम्मेदार है? सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? तो स्थिति यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति से पोषित शब्द आरक्षण आज किसी भी राज्य और देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय करता है। हमारे देश में जिस प्रकार अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आज आरक्षण शब्द भी एक खतरनाक राजनीतिक हथियार बन चुका है और जिसे चलाने के लिए
तमाम पार्टियों को जाति की जरूरत पड़ रही है। केवल राजनीतिक निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए आज जातियों को बांटने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। संविधान निर्माण के 7 दशकों के बाद भी अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे देश में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो उससे एक बात स्पष्ट है कि सभी राजनीतिक दलों ने सदैव जातियों को एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग कर जातियों का केवल राजनीतिक फायदा ही उठाया। और ऐसी पार्टियां या ऐसे लोग भीमराव अंबेडकर को मानने की बात तो करते हैं लेकिन उनकी मानते नहीं। ये जाति विशेष की राजनीति तो करते हैं लेकिन फायदा उक्त जाति के लोगों की जगह राजनीति करने वालों की होती। अब देखिए, पहले राष्ट्र की राजनीति होती थी, राष्ट्र से राज्य हुआ, फिर स्थानीय क्षेत्रों के एकाधिकार की राजनीति हुई, भाषा की राजनीति हुई, उत्तर और दक्षिण की राजनीति हुई, बिहारी मराठी की राजनीति हुई, हिंदी और तमिल की राजनीति हुई, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति हुई, जातियों की राजनीति तो हो ही रही थी। अब उपजातियों की राजनीति की भी शुरुआत हो चुकी है। तो जो चिल्लाते घूम रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये बात उनको भी पता है कि सामाजिक संतुलन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस आरक्षण रूपी व्यवस्था को बाबा साहेब अंबेडकर लेकर आए थे उसे कोई नहीं हटा सकता। जो वंचित है, शोषित है, उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया ही जाना चाहिए। लेकिन आज वंचितों के नाम पर, शोषितों के नाम पर गाल बजाने वाले, जाति की राजनीति से पॉलिटिकल माइलेज लेने वालों की लंबी लाइन लग चुकी और ये सभी पानी पर खिपटा चला रहे हैं, पानी पर पत्थर चलाकर टप्पे लगाने की प्रतियोगिता लगा रहे हैं। मेरा टप्पा ज्यादा हुआ तो मेरा टप्पा ज्यादा हुआ, मैं आरक्षण का सबसे बड़ा हिमायती हूं तो मैं आरक्षण का सबसे बड़ा हिमायती हूं, यही चल रहा है। और इसी टप्पे लगाने के क्रम में बिहार में जातीय जनगणना करवाई गई। तो अब सवाल पूछा जाना चाहिए नीतीश कुमार से, लालू प्रसाद यादव से कि लगभग 3.5 दशक सत्ता में रहने के बावजूद आप लोगों ने पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लिए क्या किया? आपने इनके विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई? उत्तर क्या मिलेगा आप सभी को पता है। तो पिछले 9.5 साल से हिंदू समाज को एक इकाई के रूप में मानकर राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी को घेरने में असफल रहे लोगों ने जातीय जनगणना का एक नया राजनीतिक हथियार एक साथ मिलकर चला है। अब तमाम विपक्ष जातीय जनगणना के तीर से हिंदू इकाई में छेद कर केवल और केवल मोदी को हराना चाह रहा है। पिछले 9.5 साल में हिंदुत्व के नाम पर जो जातियां एक हुई थी, अब उन्हें जातियों में तोड़ वोटों के नए ध्रुवीकरण का खेल शुरू किया जा रहा है। और समाज के लिए आत्मघाती होने वाला यह निर्णय विपक्ष के लिए एक अवसर के रूप में आया है। और भविष्य चाहे जो भी हो, लेकिन बिहार से चली जातीय जनगणना की लकीर सभी राज्यों से होकर गुजरेगी। अच्छा, राहुल गांधी भी इसके लिए मुखर हो रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का भान नहीं है कि अभी कुछ दिनों पहले ही वो भारत जोड़ने की बात कर रहे थे और अब इस लकीर के माध्यम से भारत तोड़ने की वकालत कर रहे हैं। तो एक आत्ममुग्ध और अदूरदर्शी नेता किस प्रकार अपने राज्य के अलावा देश का नुकसान करते हैं, इसकी वानगी बनेगा बिहार। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मंडल 2.0 की राजनीति शुरू हो चुकी। मंडल 1 में हिंदू समाज को 2 जातियों में, अगरी और पिछड़ी जातियों में बांटा गया था और अब पिछड़ों को भी भीतर ही भीतर बांटने का एक खाका तैयार किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।